ओके गाइस, हमने देखा वेरिफिकेशन कैसे होते हैं एसेट्स का। ओके हमने देखा वेरीफाई, ऑडिटर वेरीफाई कैसे करता है असेट्स को। तो 3 असेट्स का वेरिफिकेशन मैंने आपको सिखा दिया है, दैट इज गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये तीनों असेट्स का वेरिफिकेशन मैंने आपको सिखा दिया। आज हम देखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है। ओके फर्नीचर इज अ मूवेबल असेट। फर्नीचर को हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्डिंग को मूव कर सकते हैं क्या रे? बिल्डिंग को मूव कर सकते हैं क्या? आंसर मीन चैट बॉक्स क्विक यार, थोड़ा फास्ट बनो। Can we move the building? No. Exactly no. Okay, building is an immovable asset. Immovable asset बोले तो जिसको हम move नहीं कर सकते। Immovable asset बोले तो जिसको हम move नहीं कर सकते, और movable मतलब we can shift from one place to another. Plant and machinery हम shift कर सकते हैं, furniture and fixture हम shift कर सकते हैं, लेकिन building हम shift नहीं कर सकते। Okay? Then tangible और intangible का फर्क समझाओ मुझे। What are the tangible assets and what are the intangible assets? What are the tangible assets and what are the intangible assets? tangible बोले तो, tangible बोले तो quick, a little quick. Yes, we can see and we can touch. We can see, जैसे ये bottle, okay, we can see and we can touch. It is tangible. It is tangible. And what is intangible? What is intangible? इसी का अपोजिट बोले तो intangible. Exactly, Mohsin, you are right. Exactly. Okay, which cannot be seen, which cannot be touched. गुडविल को टच कर सकते हो क्या तुम लोग? गुडविल को आंखों से दिखता है क्या? गुडविल टच कर सकते हो क्या? गुडविल बोलो। पेटेंट को टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क टच कर सकते हो क्या? नहीं। आपको पता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन आप उसको टच और फील नहीं कर सकते। आया समझ में? आप उसको देख नहीं सकते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, इमूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट। फर्क क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो भैया फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, एक मिनट एक मिनट। Furniture is a movable asset. Fixtures क्या होता है? What is fixture and what is fixtures? What are the fixtures? What are the fixtures? फर्नीचर समझ में आ गया। फर्नीचर टेबल, कुर्सी, सोफा, बेड। ओके ऑफिस की कंडीशंस में अगर हमको देखना पड़े तो बड़े बड़े कबर्ड्स लगते हैं ऑफिस में, बड़े बड़े कबर्ड्स, टेबल्स, चेयर्स, ये सब कुछ ऑफिस फर्नीचर में आता है। तो व्हाट आर द फिक्सचर्स? फिक्सचर्स बोले तो फैंस, शोकेसेस एक्सेट्रा, जो जोड़ के आता है। ओके fixtures includes the items to the walls or on the ground. Example of fixtures are fans, showcases etc. showcase बड़ी बड़ी दुकानों में देखा होगा आपने, कपड़ों की दुकानों में बहुत बड़े बड़े से डिस्प्ले लगता है। हैव यू गाइस सीन इट? कपड़ों की दुकान जो होता है, उस बड़े बड़े शोरूम्स जो होते हैं कपड़ों के, वहां पर आपको शोकेस दिखेंगे, बड़े बड़े डिस्प्ले लगेंगे जहाँ पे मैनेक्विन रखे होते हैं। मैनेक्विन को अच्छी सी सुंदर सी साड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर रखते हैं। ओके तो बड़े बड़े शोरूम्स में मैनेक्विन्स और ये सारे फिक्सचर्स ऐसे लगते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। द ऑडिटर, भाई ऑडिटर को कैसे वेरीफाई, ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को? द ऑडिटर कैन वेरीफाई देयर एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप बाय एग्जामिनिंग स्टॉक रजिस्टर। जब भी हम कुछ खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदेंगे, कुछ फिक्सचर्स खरीदेंगे, तो हमारे कंपनी में इसका रजिस्टर मेंटेन होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ओके एक होता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जिसके अंदर कॉलम आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर का, उसके अंदर हमको ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है। द ऑडिटर कैन वेरीफाई देयर एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप बाय एग्जामिनिंग स्टॉक रजिस्टर। ही कैन सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल, ओके ऑडिटर कैन सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द स्टॉक रजिस्टर एंड चेक annual existence of the
आइटम बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन। स्टॉक रजिस्टर देख सकते हैं आपने, फर्नीचर, भाई हर रोज हमको नई नई कुर्सियां लगती है, कोई बैठता है कुर्सी टूट जाती है, रिपेयर में भेजने से बेहतर है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और नई कुर्सियां हमारे यहाँ पे आती जाती है, नए टेबल्स हमारे यहाँ पे। मिश्रा, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर? मैं निकाल रही हूँ आपको बैच में से, मेरे को नहीं पता, आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द बैच। ओके तो ऑडिटर कैसे वेरीफाई कर सकता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का एग्जिस्टेंस, वो एक्चुअली हमारे कंपनी में मौजूद है या नहीं है? तो वो पहले चेक करता है स्टॉक रजिस्टर। द ऑडिटर कैन वेरीफाई देयर एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप बाय एग्जामिनिंग स्टॉक रजिस्टर। वो सबसे पहले चेक करता है स्टॉक रजिस्टर, उसके बाद में वो क्या चेक करता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है। आपने देखा होगा ये जो टेबल कुर्सी होता है ना, इसको नंबरिंग करते हैं कंपनी वाले लोग। ओके ये कब खरीदा गया था और स्लैश ये इस साल का कितवा टेबल है, ऐसा नंबरिंग होता है हर एक असेट पे। तो वो क्रॉस वेरीफाई करता है ऑडिटर, पहले देखता है स्टॉक रजिस्टर, ओके ये फर्नीचर एंड फिक्सचर का स्टॉक रजिस्टर, और उस नंबर के हिसाब से वो सारे असेट्स मौजूद है या नहीं है कंपनी में, ये सारी चीजें वो देखता है। द ऑडिटर कैन ऑल्सो आस्क द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी एंड रिकनसाइल इट विद द स्टॉक रजिस्टर। या तो वो उनको बोल देते हैं कि भाई आप एक मुझे एक स्टेटमेंट दे दो, उस हिसाब से मैं फटाफट चेक करते हुए चला जाऊंगा। इन केस of purchase, the auditor should verify the furniture with reference to the authorized by appropriate authority, purchase invoices, stock register and bank statement। नया फर्नीचर आपने खरीदा, नया फर्नीचर आपने बनवाया कंपनी में, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो ऑडिटर देखता है उसकी इनवॉइस। आपने खरीदा है तो आपको परचेस रिसिप्ट मिली होगी, या फिर अगर आपने बनवा कर लिया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे आपने ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी होंगी। तो ऑडिटर वो सारा चीज चेक करता है, उसका पेमेंट कैसे हुआ है वो सारी चीज चेक करता है। तो फर्नीचर के बारे में ऐसा वेरिफिकेशन होता है। दिस असेट्स आर, उसका वैल्यूएशन देखते हैं। ओके डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया गया है, किस परसेंटेज से इसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है, कौन से मौजूद है, कौन से डिस्कार्ड किए गए हैं, ये सारी चीजें वो देखता है। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट। ओके मुझे सबसे पसंद है कैश वेरीफाई करना, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये चीज में सबसे ज्यादा मजा आती है। यू नो द मोस्ट लिक्विड एसेट इन द कंपनी, द मोस्ट लिक्विड एसेट वी कैन हैव इज अ, द मोस्ट लिक्विड एसेट वी कैन हैव और वी कैन मैनिपुलेट इज अ, ऐसा कौन सा असेट है कंपनी के पास जो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजीली उसमें अफरा तफरी कर सकते हैं? बोलो, आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू पीपल। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा अफरा तफरी किस में कर सकते हैं? द मोस्ट लिक्विड एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज द कैश। आसानी से गबन कर सकते, कैश में अफरा तफरी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चुरा कर भी लेके जाए घर पे तो किसको ही पता चलेगा? ओके देखेंगे लेकिन पता चलता है। ओके कैश इन हैंड, द ऑडिटर should physically count the cash on the last day of the accounting year। 31 मार्च के दिन कंपनी में, ऑफिस में कितना कैश था, ये ऑडिटर फिजिकली काउंट कर सकता है। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर को खुद फिजिकली जाकर या फिर सरप्राइज विजिट देना पड़ेगा। Okay, at any time near the close of the year, if the concern is consistently maintaining unduly large cash, the auditor should carry out surprising checking more frequently during the year। ओके सरप्राइज चेक करता है, सरप्राइजली या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग कैश ऑडिटर चेक करता है किसी भी एंटरप्राइज में। ओके वो चाहे उनका इंटरनल ऑडिटर हो चाहे वो उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, वो कभी ना कभी एकदम से सरप्राइजली विजिट कर कर कैश गिनता है जो भी गले में रखी हुई है। दिस इज द मेथड टू वेरीफाई द कैश इन हैंड। ओके अगर सब कुछ सही है मतलब सब कुछ सही है, उस दिन का ओपनिंग जब मैंने देखा तो सही था, उस दिन का क्लोजिंग एट द एंड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अगर सही था तो सही था। कभी भी वो विजिट करते, वो इन्फॉर्म नहीं करते कंपनी वालों को। ओके दे डोंट इन्फॉर्म टू द कैशियर, दे जस्ट गो ओवर देयर एंड दे वेट फॉर द ट्रांजेक्शंस टू क्लोज, और ट्रांजेक्शंस क्लोज होने के बाद वो फटाक से चेक करते कितने डिनोमिनेशंस की कितने कैश है, ओके कितनी ओपनिंग थी कितनी क्लोजिंग है, सारे अकाउंट सेटल हो चुके हैं, अगर सब कुछ प्रॉपर है तो सही है। लेकिन अगर उसको ऑब्जर्वेशन में आता है कि नहीं ये जो है हमारी कैश नहीं मैनेज हो रही है, नहीं बैलेंस हो रही है एट द एंड ऑफ द डे, तो बेटा वो रिपोर्ट कर सकता है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कैश इन हैंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है भैया 16,000 की कैश होनी चाहिए,
If there is difference between actual cash in hand and cash balances as per the books of accounts, the auditor should call for an information from the management. भैया ऑडिटर को समझ में आया कि एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे क्लोजिंग कैश कितनी दिख रही है 18,000 और एक्चुअली हाथ में 16,000, तो 2,000 का गबन हो चुका है. ओके ऐसे ही हमारा कैशियर ये जो घुमाता है कैश, जो पूरा सर्कुलेशन होता है कैश का, इसमें हमेशा हमेशा ऐसा गबन होते रहता है, ये उसके ध्यान में आ जाएगा. अ सर्टिफिकेट फॉर कैश बैलेंस हेल्ड शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम दी कैशियर. कैशियर से सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा. उस दिन का जो भी होता है ना, एक कैश बुक मेंटेन होती है छोटू सी. ओके उसके अंदर डिनोमिनेशंस लिखे होते हैं, 500 के इतने नोट्स, 2,000 के इतने नोट्स, ओके 200 के इतने नोट्स, 100 के इतने नोट्स, ये सब कुछ डिनोमिनेशंस यहाँ पर लिखे होते हैं. और इसका टोटल और हमारे गले में की कैश मैच होनी चाहिए. नहीं मैच होती है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा और साथ ही साथ वो कैशियर से सर्टिफिकेट लेगा. ओके कि मैंने इतनी कैश चेक कर तेरे पास से गया हूँ. कई दफा ऐसा होता है कि ऑडिटर पे नाम आ जाता है. आज समझ में जो आर्टिकल असिस्टेंट्स जाते हैं ना कैश चेक करने, कैश वेरीफाई करने, तो उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो जो भी काम करे उसका भैया पर्चा ले ले, क्योंकि गलती वो करेगा तो नाम हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए कि भाई नहीं इनके लोग आए और ये वेरिफिकेशन करके गए और हमारी कैश कम हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दे ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैशियर. देन कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस देखेंगे हम इसमें. द ऑडिटर शुड कंफर्म कैश एट बैंक डायरेक्टली विद द बैंक. द बैलेंस कंफर्मेशन ये सीधा है, आप बैंक का स्टेटमेंट मंगवा लो, बैंक स्टेटमेंट में आपको क्लोजिंग कैश मिल जाएगी. ओके द ऑडिटर शुड कंफर्म कैश एट बैंक डायरेक्टली विद द बैंक. द बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड प्रॉपर्ली ऑफिशियल फ्रॉम द बैंक ऑडिटर. या फिर आप एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक से. बैंक ये इशू करती है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 31 मार्च. ओके साल के एंडिंग में कितना बैलेंस था, कितना डेबिट बैलेंस था, कितना क्रेडिट बैलेंस था, ये सब कुछ एक कागज पर लिख के बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द नेम ऑफ क्लाइंट. ओके अगर मेरा बिजनेस कंसर्न है, मेरा बैंक अकाउंट है किसी स्पेसिफिक बैंक में, करंट अकाउंट है मेरा, ओके मेरा करंट अकाउंट है एसबीआई के पास, तो एसबीआई ये जो मेरी बैंक है ये मुझे 31 मार्च का क्लोजिंग कैश बैलेंस का एक सर्टिफिकेट बनाकर इशू करती है मेरी बिजनेस के नाम से. Auditor should examine the bank reconciliation statement prepared as on the last day of the year. What is bank reconciliation statement? आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, पिछले ही साल पढ़ा था. What is bank reconciliation statement? What is a bank reconciliation statement? किसको किससे टैली करते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के द्वारा? कौन से दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम टैली करते हैं स्टेटमेंट के द्वारा? बोलो फास्ट. Quick, a little quick. कौन से दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम बैलेंस करते बेटा एक दूसरे के साथ बैंक रिकंसिलिएशन बना के? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शायद पिछले ही साल सर ने आपको सिखाया था ना. यू गाइस हैव स्टडीड इट. हाँ रिकंसिलिएशन होता है, दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बीच में रिकंसिलिएशन होता है. ये कौन से दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसके बीच में रिकंसाइल होता है? बोलो. बैंक अकाउंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आया समझ में? मैं बिजनेस चलाती हूँ, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा बैंक का खाता है और मेरा बैंक में भी खाता है. ओके तो बैंक अकाउंट इन द कैश बुक्स, इसको हम मैच करते हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट से, इसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन. मैं जब चेक इशू करता हूँ तभी मेरे अकाउंट से मैं पैसे क्रेडिट कर देता हूँ ना. और बैंक पैसा कब डेबिट मारती है? जब एक्चुअल में वो चेक पास करती है तब. तो डिफरेंस तो आएगा ना दोनों के बैलेंसेस में. मैं कब बैंक में से पैसा कम कर देता हूँ? जब मैं चेक इशू करता हूँ तब. और बैंक एक्चुअली पैसा कब कम करती है? जब एक्चुअली वो चेक पास करती है तब. तो फर्क तो आएगा ना. ईयर एंड में जो भी चेक्स लगेंगे वो पास हुए होंगे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन बैंक में प्रेजेंट हुए हैं क्या? नहीं. नॉट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक.
के नाम से मैं पूरा रिकंसिलिएशन बनाऊंगा और आखिर में ये बैलेंसेस जोड़ के रख दूंगा। फिर अगले साल धीरे धीरे वो चेक्स लगते जाएंगे और अगले साल मुझे समझ में आएगा कि ये कौन से चेक्स थे। तो ये पिछले साल के चेक्स थे जो मैंने ईयर एंडिंग को लोगों को इशू किए थे, जो प्रेजेंट नहीं हुए थे, जो इस साल में प्रेजेंट हुए बैंक में। समझा? बैंक रिकंसिलिएशन बनाता है क्लाइंट और ऑडिटर उसको चेक करता है। गॉट इट? रिकंसिलिएशन याद आया? अरे रिकंसिलिएशन याद आया क्या? ओके। सो इन केस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। रिवील्स लार्ज नंबर ऑफ चेक्स, रिवील्स large number of checks that have been issued or deposited in the bank accounts around the close of accounting year. The auditor should inspect the bank statement of subsequent period to ensure that entries relating to such checks have been reversed. ये चेक्स एंट्रीज सही तरीके से पास हुई है और अगर पास हुई है तो वहां पे प्रेजेंट हुए, अगर नहीं हुए तो रिवर्स आपको करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, अगर आपके इन्वेस्टमेंट से बैंक के साथ आपने एफडीआरस बनाकर रखी है बैंक के साथ तो उसके ओरिजिनल रिसीट्स ऑडिटर चेक करता है। अब असेट्स का वेरिफिकेशन हो गया, अब हम चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे लायबिलिटीज का। ओके, दोनों साइड्स, बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, asset side as well as liability side required to be audited by the ऑडिटर। ऑडिटर की सिग्नेचर होती है, ऑडिटर की रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। मेरी सिग्नेचर, अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ या फिर कुछ भी गलत मेरे हाथ से होता है, कुछ भी मेरी नजरों से छूट जाता है ना, तो बेटा मेरे सिग्नेचर के ऊपर, मेरी रोजी रोटी के ऊपर बनती है। मैंने इतना मेहनत मशक्कत करके 4 साल जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने मर करके एग्जाम दी है, जो मैंने अपना पूरा क्या कहते हैं उसको जवानी दाव पर लगाकर सर्टिफिकेट जो हासिल किया है, मेंबरशिप जो हासिल की है, वो दाव पर लगी हुई होती है इन द केस ऑफ ऑडिट। इसलिए मैं अपना पूरा ताकत लगाता हूँ, पूरा इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं सारी चीजें अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से चेक कर पाऊँ। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, लाइक असेट्स द लायबिलिटीज नीड टू बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। असेट्स के जैसे ही लायबिलिटीज भी वेरीफाई करता है ऑडिटर। इट्स सब्सटेंशिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एग्जामिनेशन ऑफ लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड देयरआफ्टर forming an opinion as the existence, obligation, completeness, valuation and disclosure of liabilities is called as verification of liabilities. क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या बोला है? Its substantiation in the books of accounts by examination of legal and official documents. सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर चेक करता है, इसमें लीगल भी और ऑफिशियल भी, और उसको चेक करने के बाद वो एक ओपिनियन बनाता है। उसको चेक करने के बाद वो एक ओपिनियन आता है, एक कंक्लूजन पे आता है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, रिगार्डिंग द ऑब्लिगेशन, रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज। कुछ लायबिलिटीज होती है जो आप असर्टन कर सकते हो और कुछ लायबिलिटीज होती है जो आप असर्टन नहीं कर सकते। समझे? जस्ट लाइक कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, जस्ट लाइक कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। आपके बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने एक केस ठोक दिया, ओके, वो केस आप जीत भी सकते हो, वो केस आप हार भी सकते हो। ओके, व्हाटसोएवर द लीगल क्लेम्स आर अगेंस्ट द कंपनी। अब कंपनी है तो लीगल क्लेम्स होंगे ही होंगे भाई, बिजनेस कर रहे हैं हम, मार्केट में उतरे हुए हैं, तो लीगल क्लेम्स तो हमारे अगेंस्ट होंगे ही होंगे। तो वो लीगल क्लेम्स से निपटना पड़ता है कंपनी को। वो निपटने के चक्कर में हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अगर हार गए तो भैया जुर्माना भरना पड़ेगा और जीत गए तो भाई खुशी खुश है, लेकिन भैया एडवोकेट की फीस भी जाती है इस केस में। ओके, तो हमको सारे के सारे लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद एक ओपिनियन बनानी पड़ती है रिगार्डिंग द लायबिलिटीज, एग्जिस्टेंस, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। अगर कुछ भी लायबिलिटीज है कंपनी के अगेंस्ट में तो वो सब कुछ लिखना पड़ता है मुझे मेरी ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, इट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, हम क्यों करते हैं लायबिलिटीज वेरीफाई? टू नो द क्वांटम ऑफ लायबिलिटी। हमने जरूरत से ज्यादा लायबिलिटीज तो क्रिएट करके नहीं रखी, जरूरत से ज्यादा लायबिलिटीज क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन वीक दिखेगा। आया समझ में? इसीलिए हमको लायबिलिटीज वेरीफाई करना पड़ता है, उसका क्वांटम डिसाइड करना पड़ता है। एग्जिस्टेंस, द लायबिलिटीज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्चुअली पेएबल। जो लायबिलिटीज दिखाई गई है वो एक्चुअली पेएबल है, हवा में बोला गया नहीं है। ऑब्लिगेशन, liabilities represents obligation of business to outsider created for legitimate operations. liabilities represent देता है obligation, मुझे कितना क्रेडिटर्स को पैसा देना बनता है, क्रेडिटर्स से मैंने गुड्स खरीदा, अब उसको पेमेंट देना बाकी है। ओके, अनसिक्योर्ड मेरे जो भी लेंडर्स है, ओके, जिनसे मैंने पैसा लेके रखा है कर्जे के स्वरूप में, जिनको देना बाकी है, तो ये सारे मेरे लायबिलिटीज है, मेरे लायबिलिटीज साइड में खड़े रहेंगे, मेरे क्रेडिटर्स, मेरे अनसिक्योर्ड जो भी मेरे लोन प्रोवाइडर्स है, वो सब कुछ। कंप्लीटनेस, ऑल नोन लायबिलिटीज आर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल नोन लायबिलिटीज, जो मुझे पता है ये मेरी लायबिलिटी है, मैंने गुड्स खरीदा,
लायबिलिटी आ गई। मैंने फर्नीचर खरीदा, लायबिलिटी आ गई। मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, लायबिलिटी आ गई। मैंने लोन लिया, लायबिलिटी आ गई। ऑल नॉन लायबिलिटीज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट अ सिंगल लायबिलिटी रिमेन्स टू बी सो इंक्लूडेड इन द बुक्स एक्सेप्ट अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, मैंने इसलिए पहले ये क्लेम्स वाली, ये कोर्ट केसेस वाली केस ले ली। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आर जनरली दिस लायबिलिटीज, दिस सॉर्ट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज बोले तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारी कंपनी केस जीत भी सकती है, हार भी सकती है। दीज आर कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, सॉरी, which are disclosed as the footnote of the financial statement। ये हमारे at the footnote of financial statement हमको disclose करना पड़ता है कि भाई हमारी कोर्ट केसेस ये पेंडिंग है, अगर हम जीते तो ठीक है, नहीं और अगर हम हार गए तो इतना इतना हमको इनको पैसा देना पड़ेगा। ओके, वैल्यूएशन liabilities are stated in the financial statements at fair and reasonable amounts। आप मुझे एक चीज बताओ, हम प्रेडिक्ट क्या करते हैं? हम प्रेडिक्ट करते हैं इनकम्स की लॉसेस। हम अंदाजा लगाते हैं इनकम का लगाते हैं या एक्सपेंसेस का लगाते हैं, लॉसेस का लगाते हैं? कम ऑन टेल मी। हम ज्यादा पैसे आने के बारे में सोचते हैं या पैसे गमाने के बारे में सोचते हैं? आंसर मी क्विकली। पैसा कमाने के या पैसे गंवाने के बारे में? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आप लोग गलत हो बेटा। मेरी सैलरी बाद में आती है, मैं सैलरी से पहले खर्च इमेजिन करके रखता हूँ, यहाँ पे पैसा खर्च करना है, यहाँ पे पैसा खर्च करना है, इस महीने की सैलरी होगी तो मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। हाँ कि नहीं? आप इनकम के बारे में सोचते हो कि एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हो? बोलो। एक्सपेंसेस के, लॉसेस के बारे में। हम प्रोविजन किस बात की करके रखते हैं? हम बैड डेट्स की प्रोविजन करते हैं ना, हाँ या ना? प्रोविजन किस चीज की करते हैं हम? आरबीडीडी बनाते हैं? यस और नो? भैया इतने डेटर्स है मेरे, 1 करोड़ रुपए के डेटर्स खड़े हुए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसमें से 10% तो पैसे डुबाएंगे ही डुबाएंगे। अपन पहले ही मन में, वो डुबाएंगे बाद में, अपन पहले अज्यूम करके रख लेते हैं। हाउ कि नहीं? अब बोलो, हम किसके बारे में प्रेडिक्ट करके रखते हैं? पहले इनकम्स के बारे में करते हैं क्या? नहीं, हम करते हैं हमेशा प्रेडिक्ट लॉसेस के बारे में। याद आया? समझा? अरे समझ लगा। हाँ जी, हम लॉसेस और खर्चों के बारे में पहले इमेजिन करके रख लेते हैं। गॉट इट? यही हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमको बोलता है, यही हमारी अकाउंटेंसी हमको सिखाती है। प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस जो फ्यूचर में आएंगे, उसके लिए भी हम प्रोवाइड करके रखते हैं, प्रोविजंस बना बना के रखते हैं। यस और नो? सिंपल सी बात है। ओके, तो हमको वैल्यूएशन करना पड़ता है, इन सारी चीजों को क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है, हवा में बातें नहीं कर सकते हम। लायबिलिटीज आर स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हम 10%, जनरली हो सकता है हम 20-25% वहां पे प्रोविजन बना के रख ले, तो ये अनरीजनेबल होगा। तो कैसा होना चाहिए? लायबिलिटीज स्टेटेड कैसे होनी चाहिए? रीजनेबल अमाउंट में। देन लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर फॉलो होने चाहिए और सारी के सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर फुलफिल होने के बाद ही हम लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। पहली लायबिलिटी दैट इज शेयर कैपिटल। एग्जामाइन the memorandum and articles of association of the company, these are the best documents for any sort of a company कि उसके अंदर authorized capital कितना लिखा हुआ है। I guess classification of capital आपको याद आ जाएगा। authorized capital, उसके बाद में issued capital, unissued capital, उसके बाद में subscribed capital, unsubscribed capital, subscribed capital में paid up capital, called up capital, unpaid capital, ये सब कुछ पूरा आई गेस चार्ट आपको याद आना चाहिए। एग्जामाइन, सबसे पहले शेयर कैपिटल चेक करते टाइम, शेयर कैपिटल इज द लायबिलिटी, हमने लोगों से पैसा लिया है, हमारे शेयर होल्डर से पैसा हमने लिया है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग हमने इकट्ठा करके रखी है। ओके, एग्जामाइन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू असर्टेन द ऑथराइज्ड कैपिटल, हमको कितना लिमिट दिया हुआ है, कितना ऑथोराइज्ड है हम पैसा इकट्ठा करने के लिए। वेरीफाई द अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द, कितने नए शेयर्स अलॉट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड आर्टिकल है वो, आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। देन वेरीफाई द रिजोल्यूशन पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स
अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए रिजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग में, वो सही तरीके से पास किया गया है नहीं, सारी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ध्यान में रखी गई है या नहीं. असर्टेन दैट द कंपनी हैज इन्फॉर्म टू द आरओसी, इन्फॉर्म टू आरओसी को इन्फॉर्म किया गया है कि भाई हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं. देन वेरीफाई द शेयर्स, फॉर शेयर्स अलॉटेड द कंपनी हैज रिसीव्ड कैश. जो भी शेयर्स अलॉटमेंट, देखो शेयर्स कंपनी पैसा इकट्ठा करती है. ओके शेयर्स मैंने आईपीओ निकाला मेरी कंपनी का, मैंने आईपीओ निकाला, 100 रुपए का शेयर है, मेरे शेयर की एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, जिसमें मैं 20 रुपए मंगवाता हूँ एज अ एप्लीकेशन मनी, 20 रुपए मंगवाता हूँ एज अ अलॉटमेंट मनी, 20 रुपए एज अ फर्स्ट कॉल, 20 रुपए एज अ सेकेंड कॉल, 20 रुपए फाइनल कॉल. ओके ये हो गए मेरे पूरे 80 रुपए, और लास्ट वाला मेरा जो होता है थर्ड एंड फाइनल कॉल. ओके ऐसे 20 रुपए में 100 रुपए पूरा मेरे शेयर होल्डर से इकट्ठा करता हूँ. तो उससे अलॉटमेंट मनी लेने के बाद मुझे उसको शेयर्स अलॉट करने पड़ते हैं. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फॉर्म 2 सबमिट करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. वेरीफाई द शेयर्स अलॉटेड, द कंपनी हैज रिसीव्ड द कैश. जो भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसके अगेंस्ट कंपनी को कैश मिला है या नहीं मिला है ये देखना पड़ेगा. वेयर द कैश इज नॉट रिसीव्ड द शेयर्स मस्ट बी अलॉटेड अदरवाइज देन कैश अंडर एन एग्रीमेंट. जैसे हमने अंडर राइटर के साथ एग्रीमेंट किया. ओके अंडर राइटर के एग्रीमेंट में हमने उसको बोला कि भाई हम तेको कमीशन देंगे, लेकिन उसने बोला कमीशन मत दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपके शेयर्स देना इन द फॉर्म ऑफ कमीशन. तो ऐसे सारी अग्रीमेंट्स हमको देखना पड़ेगा. पहली बात तो भैया कैश आना चाहिए, मैंने आपको शेयर बेचा, आप मुझे कैश दो. लेकिन अगर कुछ कुछ शेयर्स ऐसे इशू हुए हैं अंडर एन अग्रीमेंट, अंडर एन अरेंजमेंट, जैसे अंडर राइटर अग्रीमेंट के साथ हुआ है, तो उस केस में मुझे अग्रीमेंट्स को चेक करना पड़ेगा. वेरीफाई दिस अग्रीमेंट अंडर विच द शेयर्स आर अलॉटेड एंड ऑल्सो वेरीफाई असेट्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज. ये शेयर्स इशू करने के बदले में मुझे क्या मिला है ये सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा शेयर कैपिटल के केस में. ओके जितना मैंने इशू किया उतना मुझे मिलना भी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, और इन द फॉर्म ऑफ whatsoever asset in exchange. Then excess share application money needs to be refunded. Excess share application money needs to be refunded. The share application money not so refunded is to be shown as liability. मैंने भैया शेयर्स बेचने के लिए निकाले थे कुछ 10 लाख रुपए के, लेकिन मुझे शेयर एप्लीकेशन मनी आया 15 लाख रुपए. ओके 10 लाख रुपए मनी मुझे चाहिए था, 10 लाख चाहिए था शेयर एप्लीकेशन पे, लेकिन मुझे पैसा आया 15 लाख रुपए, मतलब ये एक्सेस खरीदा गया. ओके इसको ज्यादा खरीदा गया. ओके ये ओवर परचेस हो गया लोगों से. मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का ब्रांड वैल्यू इतना सुंदर है कि मेरी कंपनी के शेयर्स हाथों हाथ बिक गए. 10 लाख का मंगवाया था, लोगों ने 15 लाख दे दिया भैया. अब लेकिन ये 5 लाख रुपए जो एक्सेस आए हुए हैं ना, ये आपको लौटाने पड़ेंगे, और जब तक आप नहीं लौटाते हो उसको एज अ लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा आपको. ओके देन शेयर कैपिटल के बाद लोन्स. एग्जामाइन वेदर द लोन्स आर टेकन within the borrowing powers of the company. Borrowing power कौन decide करता है, MOA और AOA of the company. Okay, examine whether the loans are taken within the borrowing powers of the company, especially the provisions of section 293 of the Companies Act. आप अभी भी 1956 ही पढ़ रहे हो. In the case of a public company, examine the resolution passed in the board meeting for the loan amount, major terms and conditions of the loan, name of the authorized person for execution of loan documents, etc. आपको क्या देखना पड़ता है बोर्ड में पहले फैसला. आप बैंक लोन लेना चाहते हो, हमारी कंपनी है. ओके हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आप भी मैं भी. तो भैया लोन लेने से पहले हमको एक मीटिंग रखनी पड़ेगी कि भाई हमारी कंपनी को सो एंड सो फाइनेंस की जरूरत है, तो हम बैंक लोन लेना चाहते हैं. कितना लेंगे, कहाँ से लेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट से लेंगे, ये सारी चीजें हमारी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होती है. उसके बाद एक रिजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, वो भी चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को. ओके पहले तो वो चेक करेगा कि सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 293 फुलफिल हुई है. दूसरा वो देखेगा बोर्ड रिजोल्यूशन. तीसरा वो देखेगा भैया जो लोन लिया गया है, जो कंपनी ने लोन लिया है वो कोई असेट गिरवी रखकर तो नहीं लिया. चार्जेस क्रिएटेड ऑन द असेट. ओके चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और नॉट, ये चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को. क्योंकि बेटा बैंक कभी मुफ्त में लोन नहीं देती. ऑल द बैंक लोन्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड. ऑल द बैंक लोन्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास, तब जाकर बैंक आपको लोन अप्रूव करती है. तो कौन सा असेट गिरवी रखकर मैंने बैंक से लोन लिया है, ये सब कुछ ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा. बैंक लोन्स चेक कर रहा है, वो क्या वेरीफाई कर रहा है, लाइबिलिटीज वेरीफाई कर रहा है. लाइबिलिटीज वेरीफाई करने के चक्कर में पहले उसने वेरीफाई किया शेयर कैपिटल.
फिर बाद में उसने वेरीफाई किया लोन्स, ही वेरीफाइड द लोन्स, नाउ ही इज वेरीफाइंग द लोन्स। तो पहले उसने देखा सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा उसने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया है। तीसरा वो देखेगा कि चार्ज प्रॉपरली क्रिएट किया गया है या नहीं किया गया, जो भी लोन बैंक ने दिया कौन सा एसेट गिरवी रखा हुआ है और उसका वैल्यूएशन क्या है। चौथा बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम द लेंडर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है हर साल बैंक लोन का, तो उसका कंफर्मेशन लेना पड़ता है। एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन बैंक देती है 31 ऑफ मार्च का क्लोजिंग टू द बोरोवर्स। एंश्योर दैट the loans are classified as secured in the balance sheet and it should be disclosed as per the requirements of schedule 6 of the companies act 1956। ये जो भी भाई लोन मिले हैं, ये जो भी लोन मिला हुआ है, लोन लिया हुआ है हमने, इट हैज बीन सिक्योर्ड। ओके, नॉर्मली बैंक सिक्योरिटी लोन्स इशू करती है, तो वो आपको सिक्योर्ड बैंक लोन करके इस हेड में दिखाना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ensure that the installments of long term following due within next 12 months have been disclosed correctly in the balance sheet। ये पॉइंट काट दो, ये पॉइंट काट दो, एफ वाला पॉइंट काट दो, एफ वाला पॉइंट आपको काट देना है। काटा, इतने ही ई तक ही पॉइंट पढ़ने हैं आपको। आपको ये देखना पड़ता है कि जो लोन हमने लिया हुआ है वो एनपीए है या नहीं है। ओके, कई दफा ऐसा होता है कि लोन लेते हैं और उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट बना देते हैं। कर्जा तो ले लिया होता है लेकिन उसके इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम पे नहीं करते, और 3 इंस्टॉलमेंट्स से ज़्यादा अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका असेट एनपीए हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। और वो एनपीए हो जाने के बाद फिर बेटा बैंक वसूली करती है। आज समझ में, आपने बहुत टाइम तक के लोन रिपे नहीं किया तो बैंक करती है वसूली, फिर आपका असेट खो जाता है। ओके, आपका असेट गिरवी रख, आपका असेट की नीलामी होती है। ओके, असेट की नीलामी करने के बाद फिर बैंक अपना पैसा निकलवा कर लेती है। इससे बेहतर है बैंक के सारे इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम पे करो। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, तीसरी लायबिलिटी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन से लोग होते हैं? जिनसे बेटा हमने गुड्स खरीदे हैं, जिनसे हमने पैसा उधार लिया है, वो होते हैं क्रेडिटर्स, या तो गुड्स या तो पैसा। ऑब्टेन शेड्यूल of creditors and examine it with reference to the individual creditors actions, vouching of purchase bills, purchase return, credit notes and cash book is to satisfy all the transactions in the creditors account। सारी की सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, सारा का सारा स्केड्यूल लेना पड़ता है क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसा है, ओके कितना सेटल हुआ है, उसमें से बैलेंस कितने आउटस्टैंडिंग खड़े हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी पड़ती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को वेरीफाई करते समय, हम वेरीफाई कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं। ऑब्टेन कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द क्रेडिटर्स इटसेल्फ। ओके, डायरेक्ट क्रेडिटर से स्टेटमेंट ले लो, भैया इतना बकाया है हमारा आपके ऊपर, आपका हमारे ऊपर। ओके, डिस्काउंट्स रिबेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अकाउंटेड फॉर, कितना डिस्काउंट दिया किसको, ये सारी चीजें कितना मिला ये भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। एंश्योर दैट क्रेडिटर्स हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। सारे के सारे क्रेडिटर्स बेटा वो आपको सिलेबस में नहीं है, आपको जो सिलेबस में है ना, दैट इज प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, आप आज भी 20 साल पुराना पढ़ रहे हो, आई कांट हेल्प इट आउट, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती। ओके, जो प्रोविजन आपके सिलेबस में है वही आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आई कांट हेल्प इट आउट। देयर आर सेक्शंस पूरे चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे सेक्शंस मर्ज हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ओके, लेकिन ये जो आपका ऑडिट है ना बहुत ही बेसिक है, तो आपको सारे के सारे बैलेंसेस की कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं इन द केस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद वेरिफिकेशन और वैल्यू, इसको वीवीआईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंस बिटवीन है ना, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के बीच में फर्क क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो वहां पे वीवीआईएमपी, ट्रिपल वीआईएमपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का। ओके, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। वेरीफाई, आप वेरीफाई करते हो मतलब क्या करते हो, मीनिंग क्या है इसका, ये हम देखेंगे पहले। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन, ये हम देखेंगे।